अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशंस का टॉपिक है वो है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम किन रिएक्शंस पे अप्लाई करते हैं? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो है ना, हम हाईली रिएक्टिव जो हमारे पास इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं उन पे अप्लाई करके वहाँ से जो है ना हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास, अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रेट ऑफ कंबस्चन ऑफ इंटरमीडिएट। मतलब कि इसमें फार्मेशन होगी, इसमें क्या होगी, कंबस्चन होगी, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का। अगर हम इसके एक एग्जांपल की बात करें तो इस जो है ना ऊपर ये इस सारी अगर आप कंक्लूजन निकालो ना, तो इसमें मैंने क्या बताया, एक तो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जहाँ पे मालूम करना हो वहाँ पे हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर देंगे। और कौन से रिएक्शंस पे अप्लाई करेंगे? अब हम सारे रिएक्शंस पे तो नहीं अप्लाई कर सकते, हम ऐसे रिएक्शंस लेंगे जो हाईली रिएक्टिव होंगे, उन रिएक्शंस पे हम ये अप्लाई करके वहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना मालूम कर लेंगे। उसके बाद फिर आप इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद फिर आप इसका एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल में आप कहेंगे कि ए प्लस बी, हमारे पास जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बना देंगे। अगर हम उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में हम कहते हैं कि ए जो है पहले कन्वर्ट होगा सी में, और सी फिर जो है ना रिएक्ट करेगा बी के साथ, तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगी। जब ए जो है ना ए जो है ना कन्वर्ट होगा सी में, तो हमने उसको K1 का नेम दे दिया। और जब सी प्लस बी जो है ना वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तो उसको हमने नेम दे दिया K2 का। अब हम इन दोनों को क्या लिखेंगे? रेट लॉ लिखेंगे। पहले का हम रेट लॉ लिखेंगे, रेट लॉ रेट लॉ जो है ना, पहले का हमने रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ जो है ना, हम कहेंगे कि रेट लॉ इज इक्वल टू K1। ये हमारे पास K1 आ जाएगा और ए की कंसंट्रेशन आ जाएगी, तो ये हमने ए की कंसंट्रेशन, ये हमने मतलब पहले स्टेप की जो है ना रेट लॉ लिख लिया। अब हम सेकंड स्टेप की जो है ना, इस सेकंड की भी जो है ना रेट लॉ लिखेंगे। तो सेकंड के रेट लॉ हम क्या लिखेंगे कि K2, रेट लॉ इज इक्वल टू K2, ये हमारे पास K2 आ गया, और ये हम सी की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, तो ये हमने सी की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। आप चाहे सी पहले लिख दो या सी बाद में लिख लो, तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों के रेट ला लिख लिए। हमने रेट ला ये भी लिख लिया और इसका भी एक रेट ला लिख लिया, दोनों रेट ला लिख लिए। अब हम इस पे ना स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके हम सी की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। अब जो है ना, हमें पता है कि इसका फार्मूला होता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का, कि रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन सी, यहाँ पे इंटरमीडिएट जो ले रहे हैं वो सी ले रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन सी का नेम दे दिया। उसके बाद हम कहेंगे कि रेट ऑफ कंबस्टन ऑफ सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना रेट ला आप लिखेंगे, फर्स्ट का जो रेट ला हमने निकाला था वो आ गया लेफ्ट साइड पे, और जो हमने दूसरा रेट ला लिखा था वो आ गया हमारे पास सेकंड साइड पे, ठीक है। अब जो है ना हम कहें यहाँ से ना सी की वैल्यू निकालनी है, इसमें से हमने क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू इधर ही रहेगी, ये बाकी सारा जाके इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये सारा, ये जो है ना यहाँ से सारा उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है ना उस साइड पे जाके ना इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर सी की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये हमारे पास सी, ये जो हमारे पास सी था ये हमने सी लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि ये जो है ना हमने उसके नीचे जाके डिवाइड करवाया, तो हमारे पास सी की वैल्यू आएगी K1। ये K1 आ गया हमारे पास, ये K1 आ गया। उसके बाद ए है तो ए आ गया। अब ये वाला जो सी हम ये जो है ना ये हम लेके उस साइड पे गए थे, डिवाइड करवाया था, ये वाला जो हम लेके गए थे उसके इसके नीचे डिवाइड करवाया था, वो मैंने ये लिखा है K2। ये हमारे पास K2 आ गया, और बी, ये बी आ गया, और सी की वैल्यू हमने डिटरमाइन करनी थी, इसको मैंने इधर रख लिया, ठीक है। अब मैंने सी की वैल्यू डिटरमाइन कर ली है। अब ये जो सेकंड हमारे पास कांस्टेंट था, सेकंड कांस्टेंट वाला रेट ला, उसमें हमने इसमें सी की वैल्यू पुट करनी है। जैसे हम इसकी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास रेट ला सेम आ गया, ये K2 भी सेम आ गया, मैंने K2 सेम लिख दिया। अब ये B था, ये मैंने B वैसे सेम एज इट इज लिख दिया। अब ये C था, C की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये वाली, ये हमने C की वैल्यू निकाली है ना, ये वाली सारी। C की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, क्या निकाली है हमने,
K1A/K2B, ये हमने C की वैल्यू निकाली है। ये वाली C की वैल्यू जो है ना सेम हमने इस C की जगह पुट कर देनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है ना C की वैल्यू पुट की है, इस C की जगह जो है ना जस्ट ये C की वैल्यू पुट की है। C की वैल्यू क्या थी? K1A/K2B, ये हमने C की वैल्यू पुट की है। अब देखें ये K2, ये देखें ये K2 आ जाएगा, इस K2 से ये K2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास B है, इस B से ये वाला B कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास K1A आ जाएगा, तो मैंने K1A लिख दिया। अब यहाँ पे एक ही कंसंट्रेशन बन रही है तो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर का नाम देंगे। अगर हमारे पास इधर दो कंसंट्रेशन बन रही होती, जैसे कि A और B की कंसंट्रेशन बन रही होती, फिर हम इसको सेकेंड ऑर्डर का नेम देते। अब मैंने यहाँ पे जस्ट ए की कंसंट्रेशन बनी है तो इसलिए मैंने इसको ए का नाम दे दिया, मतलब कि फर्स्ट कंसंट्रेशन का नाम दे दिया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम दे दिया। अगर यहाँ पे दो कंसंट्रेशन, मतलब कि सपोज करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो है ना के वन और इसके साथ जो है ना यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए की कंसंट्रेशन और इसके साथ जो है ना मैं लिखता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये हमारे पास अगर इस तरह की कंडीशन आएगी तो ये सेकंड ऑर्डर का होगा, अगर जस्ट ए की कंसंट्रेशन आ जाएगी वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, अब ये था हमारे पास एक एग्जांपल और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इस तरह से जो है ना आप बाकी भी दो एग्जांपल्स ले सकते हैं। एग्जांपल नंबर बी मैंने एक ली है, इसमें भी देखें ये हमारे पास एग्जांपल है। पहले ए कन्वर्ट होगा बी में, मतलब कि बी की तरफ जाएगा, बी से फिर ये जो है ना यहाँ से वापस भी आ सकते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगी। अब देखें मैंने यहाँ से जो है ना कन्वर्ट किया सी में, और सी जो है ना अब ये वापस भी जा सकते हैं ना, सी के पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि सी वापस चला जाएगा। तो हम जो है ना इसको ए जब कन्वर्ट होगा सी में तो हम उसको नाम देंगे ए K1 का। ठीक है, और जब सी हमारे पास रिटर्न ए की तरफ जाएगा तो उसको हमने नाम दे दिया K-1 का। और बाकी जो है ना सेम हमने ऊपर जो इक्वेशन की थी सेम एज इट इज वैसे ही लिखना है, तो मैंने सेम एज इट इज वैसे के वैसे लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि हमारे इन दोनों के हम क्या लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ आप जो है ना फर्स्ट इसका जो है ना इसका भी आप रेट लॉ लिखोगे, इसका भी रेट लॉ लिखोगे और इन इसका भी लिखोगे। तीनों का रेट लॉ लिखने के बाद फिर आप कहोगे कि अब जो है ना हमारे पास जो सेकंड हमारे पास K2 वाला रेट लॉ, अगर हम इसके रेट लॉ की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, K2 सी और बी आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, ये मैंने लिख के उसके बाद हमने ना हमें चाहिए कि सी की वैल्यू, हमने सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी। ये जो हमने ऊपर एग्जांपल की थी उसमें भी हमने सी की वैल्यू निकाली थी, तो इस जो है ना इस रिएक्शन में भी हमने सी की वैल्यू ही डिटरमाइन करनी है। तो इसलिए मैं जो है ना कह देता हूँ कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का जो फार्मूला था वो कौन सा था, वो था हमारे पास अभी जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन कंबस्टन ऑफ C कंसंट्रेशन, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंबस्टन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सेम एज इट इज मैंने क्या बताया था, यहाँ पे K1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा हमारे पास K-1, क्योंकि एक हमारे पास ये है और उसके बाद फिर हमारे पास ये है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे K-1 और ये C आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास C है तो मैंने C लिखा, इसका रेट ला लिख लिया। उसके बाद हमारे पास K2 ये जो है ना हमारे पास है K2, जो हमने K2 का रेट ला लिखा था ये वाला, तो वो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये देखे इसमें भी C है और इसमें भी C है, दोनों में से मैंने C क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा के ये सी को मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये सी इधर ही रहेगा, ये सारा जो हमने ये वाला, इस सारे को उठा के आप दूसरी साइड पे लेकर जाओगे। क्या करोगे, इस सारे को उठा के आप इसके 1 के नीचे आके क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो फिर सी की वैल्यू क्या आएगी, सी ये हमारे पास कंसंट्रेशन सी इज इक्वल टू के वन आ गया हमारे पास, ये आ गया K1 और ए आ जाएगा, ये हमारे पास ए आ गया, और ये जो सारा हमने उसके नीचे जाके डिवाइड करवाया था तो ये सारा वही आ गया। ये क्या था, हम उसको उस साइड पे लेके गए थे K1 K2 और बी। ठीक है, ये हमने सी की वैल्यू निकाली, ये सारी की सारी जो है ना यहाँ तक, ये जो है ना यहाँ तक ये सारी की सारी क्या है, सी की वैल्यू है।
क्या है, सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, k1a ओवर k-1 प्लस k2b। अब ये जो हमने रेट लॉ, सेकंड रेट लॉ लिखा था, इस इक्वेशन में जो है ना हमने सी की वैल्यू पुट करनी है। ये देखें, ये जो है ना बाकी सेम एज इट इज आ रहा है। अब सी की वैल्यू जो हमने ये वाली निकाली थी, तो ये वाली मैंने सी की वैल्यू यहाँ पे लिखी है। सी की वैल्यू क्या थी, k1a के वन ए ओवर k-1 प्लस k2b। ये हमने सी की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। यहाँ पे जस्ट और जस्ट मैंने क्या किया है, सी की वैल्यू पुट की है और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो सी की वैल्यू लिखने के बाद फिर मैंने ना इस के साथ लिख दिया, मतलब थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए कि ये हमारे पास इधर चले जाएगा तो k1, ये हमारे पास k2 था, ये a था, तो मैंने a को पहले लिख लिया, b को बाद में लिखा है। बाकी जो है ना सेम हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 3 का आप इसको नेम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो कंडीशंस बनेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, दो कंडीशंस होंगी। एक कंडीशन में हम जो है ना k2 को निगलेक्ट करेंगे और एक कंडीशन में हम k1 को निगलेक्ट करेंगे। एक में मैंने क्या बताया है, k2 को निगलेक्ट करोगे आप, और एक में आप k-1 को क्या करोगे, निगलेक्ट करोगे। पहले केस में ये इक्वेशन लोगे, इसको निगलेक्ट कर दोगे। सेकंड केस में आप यही इक्वेशन लोगे, इसको निगलेक्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन आप लोगों ने रखी है। तो पहले केस में मैं ये देखिए, मैंने कहा कि k1 जो है ना वो हम ज्यादा रखेंगे k2 से, k2 स्मॉल रखेंगे, k1 ज्यादा रखेंगे। एक में हमने k1 को ज्यादा रखना है, एक में हमने k1 को कम रखना है। जब हम k1 को ज्यादा रखेंगे, k1 जब हमारे पास ग्रेटर ग्रेटर देन होगा k2 से, तो देन हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए। जब मैंने कहा था कि k1 जो है ना ज्यादा होगा, k1 जब ज्यादा होगा, k1 ज्यादा है ना, इसको हम लिखेंगे, और k जो 2 है ये कम है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। जब हम इसको निगलेक्ट करेंगे, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, k1, k2, k-1, a और b कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर मैंने सेम एज इट इज ही लिखा है, ये सेम, ये देखें, ठीक है। अब ये जो सारे के हैं, इन सारे के को हमने क्या कर देना है, एक ही के का नाम दे देना है। हमने कहना है कि ये सारे जो है ना एक एक सिर्फ के बराबर है। उसके बाद हम लिखेंगे ए की कंसंट्रेशन, क्या लिखेंगे, ए की कंसंट्रेशन, और उसके बाद हम लिखेंगे बी की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन आ रही है, एक आ रही है या दो कंसंट्रेशन आ रही है। प्रीवियस जो हमने ऊपर एग्जांपल देखी थी, उसमें जस्ट एक कंसंट्रेशन आ रही थी, ए की, तो हमने उसको कौन सा नाम दिया था, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। अब यहाँ पे दो कंसंट्रेशन आ रही है, तो हम इसको कौन सा नाम देंगे, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। अब ये तो हमने जब k1 को बड़ा रखा था, अब हमने k1 को छोटा रखना है, ठीक है। पहले हमने जो है ना k1 को बड़ा रखा था, तो दूसरे केस में अब हम क्या करेंगे, k1 को स्मॉल रखेंगे, k2 को कैपिटल रखेंगे। अब जब हम k1 को स्मॉल रखेंगे तो k1 क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। अब देखें, पहले केस में हमने ये किया था ना, ये किया था हमने पहले केस में, इसको निगलेक्ट किया था। अब सेकंड केस में हमने इसको निगलेक्ट कर देना है। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने इसको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको निगलेक्ट करेंगे तो ये सारा खत्म हो जाएगा, यहाँ तक ये सारा खत्म, बाकी बच जाएगी ये चीज, बाकी क्या बच जाएगी, ये चीज बच जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें से कोई चीज कटती है, हाँ, ये इसमें से ये k2 कैंसिल होगा, ये k2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जो b है, ये b इस b से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, k1a। ये देखें, जब हमारे पास k1 जो है, k-1 जो है ना वो क्या होगा, स्मॉल होगा। अब जहां से ये देखो ये चीज ओपन है ना, यहाँ से जो ये चीज अगर ओपन होगी, उसका मतलब है कि इससे आगे वाली जो चीज है वो ज्यादा है, और जिससे ये नुकर से जहां से ये चीज बंद हो रही है ना, इसका मतलब है कि ये इससे पीछे वाली जो चीज है वो स्मॉल है। जो चीज स्मॉल है हम उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो आप लिख के, उसके बाद आप कहेंगे कि अगर हमारे पास ये केस होगा तो हम इस k1 को जो है ना, इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। जब k1 निगलेक्ट हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये चीज बच जाएगी।
ठीक है, अब उसके बाद ये सारी चीज़ बच जाएगी, ठीक है? रिमेनिंग जब K1 निग्लेक्ट होगा, आप क्या करोगे, आप ये इक्वेशन लिखोगे दोबारा से, यहाँ पे दोबारा से आप ये सारी इक्वेशन लिखोगे। इक्वेशन लिखने के बाद फिर आप ये वाली कंडीशन लिखोगे कि भाई K1 अगर हमारे पास स्मॉल होगा, K2 ग्रेटर होगा, तो हम K1 को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट। इसमें से K निग्लेक्ट करेंगे, बाकी जो है ना ये चीज़ बच जाएगी। उसके बाद आप जो है ना इसमें से जो चीज़ें देख लेना कटती हैं वो आप काट देना। उसके बाद जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो जब ये आंसर आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे देखें क्या हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन आ रही है यहाँ पे। अब ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जो है ना बताना है कि ये मैंने यहाँ पे हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन आ रही है, और इसको क्या मैंने जो है ना इसको सही नाम दिया, फर्स्ट ऑर्डर यही आएगा या फिर सेकंड ऑर्डर यहाँ पे आएगा। हमने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर क्यों नहीं लिखा, मेरा आप लोगों से अब ये सवाल है कि यहाँ पे मैंने इसको सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नेम क्यों नहीं दिया। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ना इसका आंसर भी बता दूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना